अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। पांडे मुझसे एक आदमी जितना दूर खड़ा था। उसकी आंखों में एकदम शोला सा लपका। मैं उसकी नीयत समझ रहा था। उसे ही यकीन होने लगा था कि मैं उस पर हमला कर दूंगा। मेरी रगें तन सी गईं। उसने मुझे पहल से महरूम करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि मैंने पूरे कद से उछलकर दोनों पाँव की ठोकर उसके सीने में दे मारी। मैं उलट कर उठा तो वो औंधे मुँह गिर चुका था, मगर फिर वो बिजली जैसी तेज़ी से उठा। उसे रुमाल घुमाने और उसमें गोली जैसी तेज़ी पैदा करने के लिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत थी। वो मैं उससे छीन चुका था। मैंने दोनों हाथ फैलाकर पूरी क़ुव्वत से उसकी गर्दन पर यूं दे मारे कि मेरे दाएं हाथ तले उसकी रगे एहसास दबी और उसका सारा बदन ज़रा देर के लिए तड़प कर बेजान हो गया। वो रेत की दीवार की तरह ढहसा गया। मेरी नज़र फिर दरवाजे पर जा पड़ी। वहाँ मल्होत्रा अपने ड्राइवर बलवंत को बड़ी मुश्किलों से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में भेड़िए जैसी सफाकी मुझे यह एहसास दिला रही थी कि वो पांडे की शिकस्त का बदला मुझसे ज़रूर लेगा। अचानक मल्होत्रा ने चीख कर कहा, पीछे हट जाओ बलवंत, हट जाओ, मैं कहता हूँ ये मेरा हुक्म है, बाहर चले जाओ। बलवंत ने एक लहजे के लिए खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरा और फिर पीछे हट गया। मल्होत्रा को अंदर आने की राह मिल गई। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या हो गया जिलाने साहब? मैं पांडे जी को थोड़ा सा सबक सिखा रहा था कि मेहमानों से किस तरह पेश आते हैं। मैंने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा। पांडे की आंखें खुली की खुली रह गई थीं और सांस की आमदोरफ्त मध्यम पड़ चुकी थी। आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ? मैंने उसे रोशनदान का टूटा हुआ चौखटा दिखाते हुए वही बात बताई जो मैं पांडे से कह चुका था। मल्होत्रा अब की बार खुलकर मुस्कुरा दिया। ओए बलवंत, पांडे को उधर से उठा, खामखा ये भिड़गैन से, मैंने इसे मना भी किया था। बलवंत फिर दरवाजे में नमूदार हुआ और किसी तरफ देखे बगैर पांडे को कमर पर लाद कर बाहर निकल गया। पीरजादा साहब के मुंह पर पानी के छींटे मारे, ये ठीक हो जाएंगे, ये कहकर मल्होत्रा बाहर निकल गया। मैं ठग मारे मुफलिस की तरह चंद लम्हों तक बेसुध आबी का चेहरा देखता रहा। मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। उसको जब मैंने उठाकर बिस्तर पर डाला तो मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसने मुझे एक दिन शेर सुनाया था कि तुम कत्ल करो, होके करामात करो। अब वो पांडे जी उसको अपनी करामत दिखा गया था। हमें ये दिन भी देखना था। आबी की सूरत देखकर मुझे हंसी आ रही थी। उसका बाया टखना सूझ गया था और मेरी समझ में न आता था कि मैं क्या करूं। आबी का सांस तो ठीक चल रहा था, दिल की धड़कन भी ठीक थी, मगर उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था। मुझे ईश्वर सिंह ने बताया था कि एक दाव मल्होत्रा भी जानता है, मगर यह मालूम नहीं था कि उसका इशारा मल्होत्रा की तरफ नहीं बल्कि उसके खानसामे की तरफ था। अगर वो सही बात और सही आदमी का नाम ले देता तो मैं पांडे को घुमेरी लेने का मौका ही ना देता, मगर वो मेरी बेखबरी में हाथ दिखा गया और ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था, मेरे लिए भी और आबी के लिए भी। मैंने आबी के चेहरे पर डोंगे में पानी भरकर छींटे मारे। पानी कदरे सर्द था। चंद ही मिनट बाद आबी ने झुरझुरी लेकर आंखें खोल दी। क्या हाल है तेरा भाई? उसने पांडे को एक मोटी सी गाली दी। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। तुझे हंसी आ रही कि उसने मेरा पटरा कर दिया? आखिर मारा क्या उसने मेरे गिट्टे पर? मैं खिलखिलाकर हंस दिया। आबी चिढ़ सा गया और बिस्तर से उतर कर यह देखने लगा कि वो चल भी सकता है या नहीं। उसे शायद यही शक था कि उस पांडे ने उसकी टांग बेकार कर दी है। 2-4 कदम इधर उधर चल फिर कर जब उसने देख लिया कि उसकी टांग उसका बोझ सहार रही है तो एक बार फिर पलंग पर अपना पाँव रखकर वो बल्ब की रोशनी में अपना टखना देखने लगा। यार, उस लाले ने क्या किया है? मेरा तो गिट्टा ही सूझ गया। उसने बांक दे मारी तेरे टांग पर? नहीं हुए, वो कोई रुमाल घुमा रहा था। क्या चीज़ थी उसके पास? पता नहीं। बहरहाल वो भी यहाँ से बेहोशी की हालत में वापस गया है। कोई बेहोश होकर कैसे जा सकता है भला? वो मल्होत्रा और बलवंत आ गए थे। मारा नहीं उन लोगों को तुमने? कैसा खतरनाक बावर्ची भर्ती किया उस सलोत्रे की औलाद ने। चल दफा कर, मिट्टी डाल इस बात पर। आज उन्हें हम जिर नहीं कर सके, फिर कभी सही। मैं तो उसकी मशक़ें कस दूंगा, समझा क्या उसने मुझे? वो फिर तुझे मारेगा। चल अब सो जाओ। आबी बहुत तपा हुआ था। उसने बड़े गुस्से से सिगरेट लेकर सुलगाया। चल इस बंगले को आग लगा दे, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। पागल हो गया है तू? वो बहुत मोहतात हैं और रास्ते उन्होंने सारे बंद कर रखे हैं। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि मुझे नशीद का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तड़प कर बाहर निकला। सामने शकुंतला खड़ी थी और वो दरवाज़ा अपने पीछे बंद कराई थी। वो मुस्कुरा कर बोली, सुना है पीरजादा साहब जख्मी हो गए हैं? हाँ, तुम लड्डू बांटो, तुम्हारा वो खानसामा मुझे शहमात दे गया है। उसकी बात सुनकर शकुंतला खुलकर मुस्कुराई। आपको उसे नहीं उलझना चाहिए था महाराज, वो बहुत बड़ा फेंकत है महाराज। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मुझे मरवा दिया। मुझे पता होता तो उसे एक कदम हिलने ना देता। आबी ने बड़े गुस्से से कहा, मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ, टखने पर मल ले, सूजन खत्म हो जाएगी। उसने एक छोटी सी शीशी आबी के आगे रख दी। आबी बिस्तर पर बैठा और शकुंतला उसके दवा लगाने लगी।
मैं नशिशगाह में बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। मामलात मेरे बस से निकलते जा रहे थे। हमने एक फन मारकर देख लिया था, मगर हमें मुंह की खानी पड़ी थी। शकुंतला का दम गनीमत था कि उसके सीने में इतना सारा फन उतर आया था और वो रात के उस सन्नाटों से लबरेज पहर में उसकी तीमारदारी के लिए आन पहुंची, वरना उस पांडे ने तो उस बेचारे का तस्मा ही खींच लिया था। वो मरते मरते बचा था। फिर मुझे यह एहसास डसने लगा कि शकुंतला मल्होत्रा के कहने पर आबी के लिए कहीं चारा तो नहीं बन रही। वो उससे खुदा जाने क्या क्या मालूम करके दूसरी तरफ जाऊं डेलती होगी। हमारी सारी कमजोरियों और खामियों का इल्म उन लोगों को शकुंतला के जरिए हो चुका होगा और यह आबी इश्क की फरवानी मुझे सब कुछ बता देता होगा। ये बड़ी ही खौफनाक बात थी। मैंने सोचा कि ये बाहर निकल जाए तो मैं आबी को सख्ती से रोकूंगा कि वो इस नारी के हाथों यूं खिलौना न बन जाए, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। ये लोग हमें ना को चने चबवा देंगे। शकुंतला कोई आधे घंटे बाद वापस चली गई तो मैं आबी के पास जा पहुंचा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वो तेरे इलाज के लिए आई थी। हाँ, उसे मल्होत्रा ने मरहम देकर भेजा था। टखने का दर्द कुछ थम गया है। तू नाराज़ है मुझसे? नहीं यार, मैं तेरे साथ कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? मुझे शकुंतला की समझ न आई। वो रोने लगी थी। उसे मेरी इस तकलीफ पर सख्त सदमा पहुंचा है। रोने लगी थी? तुझसे मोहब्बत हो गई उसे? ये जज्बा बांस की तरह रातों रात ऊंचा उठ जाता है। हाँ, रातों रात। वो मुस्कुराने लगा। इसलिए तो हुक्मा ने कहा है कि मस्तूरात से बचना चाहिए, उनके साथ तखलीम में तो जाना ही नहीं चाहिए। वो खिलखिला कर हंस दिया। चल अब सो जा, मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहकर उसने सिगरेट बुझाया और कंबल ओढ़कर लेट गया। मैं भी बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रहा था। जल्दी मैं भी नींद की वादियों में खो गया। जब मेरी आंख खुली तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आबी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 होंगे। वक्त का एक घपला मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझा वो बाथरूम में होगा। सिगरेट की तलब ने मुझे बिस्तर से उठा दिया, मगर मेज पर न सिगरेट मौजूद थे न लाइटर। मैंने इधर उधर गौर से देखा तो मेरा दिमाग उलटने लगा। आबी की कोई भी शय वहाँ मौजूद नहीं थी। उसके अलावा नए कपड़ों के जोड़े भी वहाँ नहीं थे जो मल्होत्रा ने उसे दिए थे। उसके बूट अलबत्ता पलंग के नीचे धरे थे, जिसका मतलब यह था कि वो मल्होत्रा साहब के दिए हुए चप्पल पहनकर बाहर निकला है। मैंने बाथरूम पर निगाह डाली, मगर उसका दरवाज़ा बाहर से बंद था और आबी कहीं भी नहीं था। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि नशिशगाह का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। फिर ख्वाबगाह का दरवाज़ा धड़ से खुला। मेरे सामने मल्होत्रा साहब खड़े थे, हैरान परेशान, फूला व सांस, आंखें गैज़ो गज़ब की मसर। उनके हाथ में खुला कागज़ था। ये कमीनगी की हद है जिलानी साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें यूं जलील करेंगे। हुआ क्या मल्होत्रा साहब? खैर तो है? खैरी तो नहीं है। आपका वो बदमाश दोस्त शकुंतला को ले भागा है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। उसने शकुंतला को वर्गलाकर घर से भगा लिया है। ये देखें, वो बेशरम लड़की ये रुक्का छोड़ गई है। ये देखें, मैं उस पीरज़ादा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से यूं लाल पीला हो रहा था जैसे वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। मैंने रुक्का उसके हाथ से ले लिया। उसे पढ़कर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा मैं कशकोल हाथ में लेकर जंगलों में निकल जाऊँ, फ़कीर बन जाऊँ। हर शय पर से मेरा एतमाद उठ गया। आबी मुझे उस सहरा में यका तना छोड़कर वाकई शकुंतला के साथ फरार हो चुका था। वो रुक्का शकुंतला लिखकर छोड़ गई थी। उसने लिखा था, मल्होत्रा जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगी और पिताजी से भी। मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। मेरी ज़िंदगी में अचानक ऐसे फूल खिल गए हैं कि उनकी महक से मैं सरशार हो गई हूँ। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मिस्टर SGMM पीरज़ादा की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उन्हें अपना जीवन साथी बना लूँ। वो मेरे लिए अपना मज़हब तक छोड़ देने को तैयार है। मैं उनके साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश बेकार ही होगी, क्योंकि मैं कल उनके साथ शादी कर चुकी होंगी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मंजिल कहाँ है, फिर भी मुझे विश्वास है कि पीरज़ादा की बेपनाह मोहब्बत मेरे आखिरी सांस तक मेरे जीवन को स्वर्ग बना देगी। मेरे पिताजी को इस मेरे फैसले से आगाह कर दें। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ़ कर देंगे। आपके कसूरवार शकुंतला। तो ये है वो बात। शकुंतला मोहब्बत की जंजीर में बंधी आबी के साथ भाग गई थी। उससे अपने घर बार, अजीज रिश्तेदार, हर शय आबी पर कुर्बान कर दी थी। मगर उस आबी को क्या सोची? उसका दिमाग किस तरह ख़राब हो गया? वो क्यों उसके साथ चल दिया? कौन सी कीड़र संगी सुंघाई थी उस शकुंतला ने उसे? उसे यह एहसास तक न हुआ कि मैं उसके पीछे तन्हा मारा जाऊंगा। देखा आपने, आपके दोस्त ने कई घरों को तबाह कर दिया है। शकुंतला की मंगनी हो चुकी थी और वो नमक हराम उसे ले भागा। उसे ढूंढे मल्होत्रा साहब। मैं कहाँ ढूंढूं? आपको बताना होगा कि वो कहाँ चला गया। मैं शकुंतला को आपसे लूँगा। उसे आप इतना आसान ना समझें। वो आपके इल्म और इत्तला के बगैर कहीं नहीं जा सकता। ऐसा ना कहे मल्होत्रा साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब कुछ कैसे कर गया। इतने भोले मत बने, ये हमारी इज्जत का सवाल है। शकुंतला मेरे दोस्त की बेटी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये जिल्लत, उफ मेरे भगवान।
मैं आपको हर तरफ से बचाकर आपके लिए इज्जत का सामान बना रहा था, मगर आपने हमारे साथ ये सलूक किया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ मल्होत्रा साहब कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। मैं अभी उठा तो ये बिस्तर खाली था। मैं कैसे मान लूँ? मुझे पागल समझते हैं आप? पांडे, उधर ईशा सिंह को फ़ोन कर दो कि वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे। मल्होत्रा ने कमरे से बाहर निकलकर बड़े गजबनाक लहजे में कहा। पांडे नशिस्तगाह में खड़ा था और उसके तेवर ये बता रहे थे कि वो मल्होत्रा के ज़रा से इशारे पर मुझसे उलझने के लिए तैयार था। बलवंत भी सोफे के कोने में बैठा मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। पांडे उसी वक्त बाहर निकल गया। चलो बलवंत, अभी उधर बैठो और ध्यान रखो ये साहब कहीं कोई नया गुल ना खिला दें। ये कहकर मल्होत्रा भी नशिस्तगाह से अपने ड्राइवर को उठाकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। फिर उसके नंबर गार के मुंह पर भारी चट्टान की तरह किवाड़ों पर छा गए। मैंने ढालसा होकर सोफे पर गिर गया। मल्होत्रा के तेवर बता रहे थे कि वो अपनी इस बेइज्जती का इंतकाम मुझसे ज़रूर लेगा। जब भी तो वो मुझ पर इतने तबर्रे भेज रहा था, मैं उफ तक ना कर सका। आबी ने मुझे तबाह करके रख दिया था। मेरे पास उसकी इस मकरू हरकत का कोई जवाब नहीं था। उसने संगदिली और बेवफाई की इंतहा कर दी थी। वो शकुंतला पर इतना फिदा हुआ कि अपने जिगरी यार तक को भूलकर आगे निकल गया। उसने दोहरा फ़ायदा उठाया था। एक तो उसे वो खूबसूरत नारी हाथ आ गई और दूसरा फ़ायदा उसने ये पाया कि वो भारतीय पुलिस के हर इल्ज़ाम से साफ बच निकला। उस पर आयत सारी फर्द जुल्मी खत्म हो गई थी। मगर मेरे बारे में उसने क्या सोचा था? वो किसके भरोसे पर उस मल्होत्रा की कैद में मुझे बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया था। अब वो लोग ईशा सिंह को बुलवा रहे थे। मल्होत्रा की नीयत मुझे ठीक मालूम नहीं होती थी। वो ये भी भूल गया था कि कल तक वो मुझे अपने किसी नुस्खे में इस्तेमाल करने की सोच रहा था और किसी और हल्के में किसी आला सतह पर उन लोगों ने किस रूप से और किस रूप में मुझे वापस भेजने का इंतजाम कर रखा था। हकीकत यह कि आबी के चले जाने के बाद मैं खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। मैंने ख्वाबगाह में जाकर कपड़े पहने, बूटों के तस्मे कसे और फिर आने वाली हौलनाक घड़ियों के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार करने लगा। मैंने तय कर लिया कि अगर उन लोगों ने मेरी गर्दन के गिर्द अपनी रस्सी कसी तो मैं अपना सब कुछ दाव पर लगा दूंगा। अब खो देने के लिए बाकी क्या रह गया था? शकुंतला तो दरिया चलत्तर से मेरे अजीज तरीन दोस्त को मुझसे छीन कर ले गई थी और अब ये लोग उसका इंतकाम मुझसे लेने पर आमादा थे। अफसोस मुझे यह था कि मेरे पास हथियार नाम की एक सुई भी न थी। वही मेरा तमोल था, वो मेरा चुप शाह, और वो कैप्टन दिलीप सिंह ने मुझसे धरवा लिया था। अब एक मेरी जान थी जिसको वो मेज़ पर बिछाकर अपने इंतकाम की आग बुझाना चाहते थे। मैं मिट्टी हुआ जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खूंखार जिलानी फिर से बेदार होने लगा। आबी नहीं था तो भी मैं अपने रास्ते के सारे कांटे तन्हा ही चुनता चला गया था। अब वो जा चुका है तो क्या हुआ? मैं अब भी वही जिलानी हूँ। मैं उनसे तन्हा निबट सकता हूँ। मेरे दोनों बाजू सलामत हैं और मेरे साथ हैं। ईश्वर सिंह कोई 20 मिनट बाद वहां पहुंचा। नशिस्तगाह के सामने की राहदारी में उसके बोलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैं संभल कर बैठ गया। किसी ऐसी चीज़ के लिए मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई जिसे मैं हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं, मगर वहाँ मेरे मतलब की कोई भी शय न थी। मुझे यकीन था कि वो कुछ ही देर बाद नशिस्तगाह में आ जाएंगे। दरवाजे पर मैंने निगाह डाली तो मालूम हुआ कि उसके एक किवाड़ के निचले हिस्से में एक चटखानी लगी है। उसको मैंने उठकर नीचे गया तो उसका सिरा फर्श में बने सुराख में जा धंसा। उनकी नीयत मालूम करने से पहले मैंने दरवाज़ा ना खोलने का फैसला कर लिया था। कोई आधे घंटे तक मैं वहाँ बैठा शदीद जहनी दबाव सहता रहा। जब दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ धरा और किवाड़ को अंदर की तरफ धकेला गया तो मैं तड़प कर उठ बैठा। ये दरवाज़ा तो अंदर से बंद है बाबूजी। ये बलवंत की आवाज़। मेरा ख्याल है उन्होंने अंदर से चटखानी लगा ली है। ईश्वर सिंह उसके करीब ही खड़ा था। उसने बड़ी मतानत से मुझे पुकारा, जिलानी साहब। मैं दरवाजे के साथ भिड़ कर खड़ा था। जी सरदार साहब, क्या हुक्म है? अरे, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? आपको सारे हालात का इल्म तो हो ही गया होगा। कैसे हालात? आप दरवाज़ा तो खोलें। नहीं, मेरा ख्याल है मैं किसी के गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए हरगिज़ तैयार न हूँ। कैसी सज़ा? ये आप क्या कहते हैं जिलानी साहब? भूल जाइए उस किस्से को। मैंने मल्होत्रा साहब को समझा दिया है। इसमें भला आपके क्या कसूर? उनके पाप उनके साथ गए, आप क्या कर सकते हैं भला? दरवाज़ा तो खोलें। ईश्वर सिंह की आवाज़ में कोई झंझलाहट या गुस्सा ना था। मुझे मालूम होना चाहिए जनाब कि आप मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। मैं जान दे दूंगा, मगर शोहदे मुजरिमों की तरह आपके जूते नहीं सा सकता। मैं अपनी इज्जत को हर शय से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। मुझे एहसास है जिलानी साहब, आपकी तबीयत को भी मैं समझता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो हम इतने बड़े मामले पर आपको यूँ एतमाद में ना लेते। वाहेगुरु की सौगंध, आपके खदशे बेबुनियाद है मेरे भाई। ईश्वर सिंह ने बड़े पूरा एतमाद लहजे में कहा, ठीक है, मैं आप पर एतबार करता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ईश्वर सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मुसाफिर के लिए बड़े तफाक से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। फिर अंदर आकर उसने मेरे दोनों कंधे थपथपाए। आप तो खामखा हमसे नाराज़ हो गए। अंदर आइए मल्होत्रा साहब, ऐसे सोना आदमी को आपने किस चक्कर में डाल दिया? उसकी ये बात सुनते ही मल्होत्रा साहब भी अंदर आ गए और सोफे पर बैठते हुए बोले, अभी तक इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, अब करेंगे। पांडे, इधर ले आ भांडे। ईश्वर सिंह ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई।
फिर बोला, मल्होत्रा साहब, मेरा विचार है कि वो छोकरी पीरजादा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई होगी। ये बड़ी मुसीबत की बात है जिलानी साहब। मैं कहता हूं उन दोनों को पकड़कर वापस लाएं। मैं उस पीरजादा को कभी माफ नहीं कर सकता। उसका बाप सुनेगा तो बेमौत मर जाएगा। मल्होत्रा सटपटा कर बोला, वो पंडित कृपाराम। अब हम क्या कर सकते हैं मल्होत्रा जी? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे रिपोर्ट में मैं दर्ज कर लूंगा। शकुंतला की कोई फोटो हो तो दे दें, हम अखबार में छपवा देंगे। जी नहीं, मुझे कृपाराम को और जलील नहीं होना है। ठीक है, हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हुआ बहुत ही बुरा है, मगर आपका जिलानी साहब से बदजन होना कोई दुरुस्त नहीं है। वो तो मैंने अपना मनमुटाव साफ कर लिया इनकी तरफ से। ये तो मेरा भी विचार है कि ये बस होता ही रहता है। आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ भाई जी, आप भी मुझे माफ़ कर दें। मल्होत्रा ने एकदम नर्म पड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं मल्होत्रा साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपको मल्होत्रा साहब ने सारी बात समझा दी होगी। जी हाँ, इनसे बात हुई थी। तो फिर क्या इरादे हैं आपके? मैं तैयार हूँ। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। आपने बहुत अच्छा किया। आज शाम को मैं फिर आऊँगा। वो फहरिस्त भी आपको दे दूंगा। मेरे साथ केदारनाथ भी होंगे। वो इस ऑपरेशन की तफसील आपको समझा देंगे। वो कौन है? वो भी हैं एक साहब। आप बहरहाल इस मुहिम में तनहा नहीं होंगे। हमने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जे रख दिया है आपके नाम पर। यह कहकर वो उठा और मुझसे हाथ मिलाकर बाहर चला गया। मल्होत्रा भी उसके पीछे था। कुछ ही लम्हों बाद पांडे मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। मैं तो अभी तक मुँह हाथ भी न धो पाया था। बहरहाल मैंने बाथरूम में जाकर कुल्ली की और नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। पांडे कोने में बहुत मोहतात होकर खड़ा रहा। रात के तजुर्बे ने उसको बहुत ज़्यादा संजीदा बना दिया था। जब पांडे बर्तन उठाकर बाहर निकलने लगा तो किवाड़ खुलते ही मैंने उसे गर्दन से पकड़कर पीछे खींच लिया। बर्तन उसके हाथ से छन छन कर गिरे। उसने यूं किया कि मेरे पंजे की गिरफ्त तोड़ने के लिए ऐसी उलटबाजी लगाई कि वो मेरे सर के ऊपर से उछलकर मेरे पीछे आ गिरा। मेरे हाथ से उसकी गर्दन छूट गई और दरवाज़ा अस्कुद बंद हो चुका। मैं अपने मकसद में कतई तौर पर नाकाम हो गया। मैं चाहता था कि जो ही दरवाज़ा खुले मैं पांडे को पछाड़कर बाहर निकल जाऊं, मगर पांडे ने मेरी कोशिश नाकाम बना दी। जो ही वो मेरे पीछे गिरा, मैंने घूमकर उसका बाजू पकड़कर कमर के पीछे लगाकर उसके दूसरे बगल में हाथ डाल दिया। वो मुझे कमर पर लेकर पटखनी देने के लिए झुकी रहा था कि मैंने दोनों हाथ उसकी बगलों में से गुजारकर उसकी गर्दन पर हफ्ते की गांठ लगा दी। मगर वो बहुत ही पीर कारीगर आदमी था। ज़रा सा आगे झुककर पूरी कुव्वत से सीधा होकर कमर की तरफ कमान होने लगा। और फिर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसने अपने नेफे में हाथ डालकर एक पंजा सा उंगलियों पर चढ़ा लिया, जिस पर लोहे के तेज नाखून चढ़े थे। वो पंजे उसने दोनों हाथों पर पहन लिए थे। एक लहजे के 1000वें हिस्से में उसने वो तेजधार नाखून मेरे दोनों हाथों के पुष्ट पर मारकर अपनी गर्दन मेरी गिरफ्त से आज़ाद करवा ली। उन नाखूनों से मेरे हाथों की खाल छिल सी गई। उस मोहलिक हथियार से उसको मुसल्ला देखकर मैं एकदम पीछे हटा। अपने और उसके दरमियान अब 8 हाथ का फासला मैं पैदा कर चुका था। एक बड़ी ही सफाक सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभर आई। हैरत मुझे ये थी कि बर्तनों के टूटने की बाज़गश दूर तक सुनी गई होगी, मगर किसी ने भी अंदर झांक कर नहीं देखा था। इस सूरत हाल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि उस वक्त बंगले में पांडे के सिवा कोई और आदमी मौजूद नहीं है। अगर मैं उसे पहली ज़रब में जेर कर लेता तो मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बेहद आसान था, मगर अब देर हो चुकी थी। एक और बात भी मुझे हैरान किए देती थी। वो थी कि पांडे अब तक बिल्कुल खामोश था। उसने किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं पुकारा था। इससे भी ये साबित होता था कि पांडे के सिवा इस वक्त वहाँ और कोई नहीं है, वरना वो सब लोग बर्तनों की आवाज़ या पांडे की ज़रा सी ललकार पर दनदनाते हुए अंदर घुस आते और मेरा सीना गोलियों से चलनी कर देते। पांडे मेरी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुआ था। उसके हाथों पर चढ़े वो तेज फौलादी नाखूनों वाले पंजे मेरे बस से बाहर थे। वो दाएं हाथ सरक कर मेरे करीब होने लगा तो मैं बाएं हाथ तेजी से आगे बढ़कर सोफे के पीछे जा ठहरा, मगर उसने सोफे के पुष्ट पर शिकरे जैसी जस्त लगाकर कुछ इस तरह मेरी टांगों से सोफे का पिछला हिस्सा दे मारा कि मैं दीवार से जा लगा। ऐन उस वक्त जब वो सोफे पर उछल कर उठ रहा था, मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़ ली और उसे घुमाकर मैं सोफे के पुष्ट के अकब से निकलकर सामने आया। उसकी दोनों टांगें मेरे हाथ में थी। मैंने उसे खींचकर सोफे से नीचे गिराया तो उसका सर का पिछला हिस्सा फर्श से टकरा गया। धम की आवाज़ पैदा हुई। मैं उसे खींचकर कमरे में ले गया और फिर उसकी टांग पर टांग रखकर मैंने उसका पाँव कुछ इस तरह मरोड़ा कि वो दर्द से बिलबिलाने लगा। उसका चेहरा बिगड़ते देखा तो मैंने पाँव को कुछ और ज़्यादा ज़ोर से मरोड़ दिया। मेरा दूसरा पाँव उसकी रान पर धरा था। उसने अपने दोनों पंजे मेरे बदन तक पहुँचाने की कोशिश की, मगर मैं अपना आप बचा गया। मैंने एक और झटका दिया तो वो उलट गया। अब वो औंधे मुँह पड़ा था। मैंने उसकी दोनों टांगें सीधी करके ऊपर उठाई। मैं चाहता था कि उसकी कमर तोड़ दूँ। ये बात मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल भी ना थी। मेरे इरादे को भांपकर उसने गोरीले जैसी खौफनाक आवाज़ मुँह से निकाली और अपने वजूद की सारी कुव्वत सर्फ करके वो एकदम उलट कर सीधा हो गया। मैंने एक बार फिर उसकी रान पर पाँव रखकर उसका दायां पाँव मरोड़ दिया, मगर उसकी चीख अपना मकसद पूरा कर गई थी। 2 आदमी एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। एक बलवंत था और दूसरे को मैंने पहली बार देखा था। उसका सर भी पांडे की तरह कटा हुआ था।
दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। इसे छोड़ दो। बलवंत की चाबुक जैसी आवाज मेरी समात पर बरसी। दूसरा आदमी एकदम मेरे सर पर आन पहुंचा। कुत्ते, तेरी ये मजाल, छोड़ दे से वरना। उसकी आवाज बलवंत से कहीं ज्यादा भारी भरकम थी। मैंने पांडे का पांव जमीन पर पटक दिया। मेरे दोनों हाथों के पुष्ट से खून रिस रहा था। पांडे की कुव्वत बर्दाश्त की कोई हद ना थी। मैंने उसे रगेट डाला, मगर जो ही मैंने उसकी टांगें आज़ाद की, वो उछल कर उठा और अपनी टांगें हिला हिलाकर अपने खून की रवानी दुरुस्त करके मेरी तरफ झपटा। मगर बलवंत ने उसका रास्ता रोक लिया। बस कर पांडे, बहुत हो गई, देख लिया तेरा हफ्स, पीछे हट जा। पांडे के कदम वहीं रुक गए। जा, उधर चपातियां घड़, निकल जा इस कमरे से। बलवंत ने उसे फिर डांटा। पांडे पर उसके लफ्ज़ों का खातिर खासर हुआ और वो सर झुकाकर हाथों पर से चर्मी पंजे उतारता हुआ बाहर निकल गया। आप फिर इससे भिड़ गए, क्या हुआ तब? बलवंत ने मुझसे बड़े रसान से पूछा। ये अपनी रात की शिकस्त का बदला मुझसे लेना चाहता था। एकदम बेकार है यह जलील, मर्द होता तो आपकी कदर करता, आपको प्रणाम करता। आपके हाथ जख्मी कर दिए इसने। चलो दीपक, दवा ला अंदर से। ये कहकर उसने मुझे सोफे पर बिठा दिया। मैंने वहां धरे पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। कुछ ही देर बाद दीपक कुछ रुई और मरहम ले आया और मेरे जख्मों को स्पिरिट से साफ करके उसने मरहम लगा दिया। मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। आपके लिए बेहतर यह कि फिर कभी इसके मुंह ना लगे। बिल्कुल पागल है ये, किसी बात की समझ नहीं है इसको। मेरे हाथों पर दवा लगाकर दीपक ने टूटे हुए बर्तन इकट्ठे की और बाहर चला गया। बलवंत कुछ देर तक बैठा मुझे तसल्लियां देता रहा। फिर उसने मुझे आराम करने के लिए कहा और बड़े मोहतात तरीके से मुझे खाबका में पहुंचाकर बाहर निकल गया। वहां से भाग निकलने की मेरी ये कोशिश भी बेकार थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं इस नए मजलिस में ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकता था। पिछले कमरे से उठकर मैं एक बार फिर नशिशगाह में आ बैठा। मेरी नज़रें एक बार फिर उस कमरे की एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगी। सिंगार में इसके कद्दे आदम आईने में मुझे अचानक सामने का मंजर नजर आया। सोफे के बाएं पहलू से ज़रा परे एक स्लीपर पड़ा था, दरी के उल्टे हुए कोने के करीब। मैं भागकर उस तक पहुंचा तो मेरा दिमाग सुन होने लगा। वो अभी का स्लीपर था, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही ना थी। वो कल वही पहने था। उसके बूट कमरे में धरे थे। मेरा ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया कि अगर आबी शकुंतला के साथ जाता तो अपने बूट पहनकर उनके तस्मे कसकर बाहर निकलता, और अब उसका स्लीपर मेरे सामने पड़ा था और मुझे मुंह चढ़ा रहा था। इसका मतलब यह था कि आबी खुद नहीं गया था, बल्कि उसे वहां से जबरदस्ती ले जाया गया था। किसी ने बेहोश करके या सोते हुए उसका मुंह बंद करके उसे कमरे से उठा लिया था। जो ही ये ख्याल मेरे जहन में आया, मैं तड़प कर दरवाजे पर जा पहुंचा और उसको धड़धड़ा डाला। चंद ही लम्हों बाद मुझे बलवंत की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है महाराज? दरवाज़ा खोलकर अंदर आए ज़रा। क्यों, खैर तो है? खैर ही है, आप अंदर आए ज़रा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो चंद लम्हों के तामुल के बाद बोला, ठीक है, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। ये कहकर वो पीछे चला गया। उसके पाँव की चाप दूर होती गई। कोई 5 मिनट बाद मुझे दरवाजे पर कड़कड़ सुनाई दी। वो बाहर से कोई नंबर घुमाकर दरवाज़ा खोल रहे थे और फिर किवाड़ बड़ी आहिस्तगी से वाह हो गया। मेरे सामने बलवंत और दीपक पिस्तौल लिए खड़े थे। क्या बात है जनाब, आप मुझे बुला रहे थे? मैं पीछे हटकर सोफे के पास जा ठहरा तो वो दरवाजे को अपने पीछे बंद करके अंदर आ गए। बलवंत सहमी सहमी नज़रों से मुझे देख रहा था। दीपक उसके करीब से हटकर आईने के पास जा ठहरा। ये स्लीपर देख रहे हैं आप? जी देख रहा हूँ। ये मेरे दोस्त पीरज़ादा का है। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर मल्होत्रा साहब को बुलाएं, मैं उनसे बात करूँगा। वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, वो आए तो उन्हें बताएं कि ये मेरे दोस्त का स्लीपर इस बात की गवाही देता है कि उसे यहाँ से सोते में अगवा किया गया है और ये शकुंतला का ख़त महज एक ढोंग है मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनसे कह दे बलवंत साहब कि सारी बात मेरी समझ में आ गई है। जब तक मेरा दोस्त वापस नहीं आता मैं उनसे कोई भी ताउन नहीं कर सकता, हाँ मेरी जान ही क्यों न चली जाए। समझ रहे ना आप? शकुंतला मेरे दोस्त के साथ नहीं भागी, वो किसी जगह भेज दी गई है और ये ख़त उससे लिखवा कर मेरी आंखों में धूल झोंकी गई है। ये बात आप उन्हें फ़ोन पर बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जमे हुए लहजे में पूरी बात बलवंत पर वाज़ेह कर दी। वो खिसियाने से हंसे हंसता हुआ बोला, आपका वहम है साहब, मेरा ख्याल है ये पांडे का स्लीपर है। जी नहीं, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरा दोस्त इसे कल पहने हुआ था, यहाँ से ये टूटा हुआ है। क्या बात करते हैं आप? अगर उसे अगवा किया जाता तो उसे एक ही स्लीपर पहनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ख्याल है आपका? हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन ये एक स्लीपर ही यहाँ क्यों रह गया? मेरा ख्याल है उसे दस्तक देकर बाहर बुलवाया गया और जब वो स्लीपर पहनकर इस कमरे में आया तो उसे पकड़कर उठा लिया गया। ये देखें। उफ मेरे खुदा, ये आबी के सर के बालों का गुच्छा भी यहाँ पड़ा है। ये देखें। मैंने दरी को गौर से देखते हुए कहा, बालों का गुच्छा जड़ से उखड़कर वहाँ गिरा था। इसका साफ मतलब यह था कि वहाँ शदीद कश्मकश हुई थी।
बलवंत लाजवाब सा हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात बताई आपने। मल्होत्रा साहब मिलते हैं तो मैं उनको सब कुछ बताता हूँ। आप इत्मीनान रखें, अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसको खत्म किया जाएगा। आओ दीपक। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल गए। मुझे यकीन हो चुका था कि आबी के साथ जबरदस्ती की गई है। ऐसे शवाहिद मौजूद थे जिनको झुठलाया नहीं जा सकता था। उन्होंने बड़ी सफाई से हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था और नाम वो शकुंतला का धर रहे थे। वो प्रीतमा भी मुझे दोबारा नजर नहीं आई थी। उन दोनों को उन लोगों ने वहां से टहला दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जहनी तौर पर इस हद तक जेर कर लेना चाहते थे कि मैं नींद दिली छोड़कर मुकम्मल तौर पर खुद को उनके हवाले कर दूं और उनके मंसूबे का हिस्सा बन जाऊं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने पांडे को जानबूझकर हम पर फेंका था ताकि वो हमारे दाव पेच, हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त और क़ुव्वत इरादी का अच्छी तरह इम्तिहान ले लें। वो तस्वीर के दोनों रुख हमें दिखाकर चाहते थे कि हम बस मोम की नाक बन जाएं, अपनी मुकम्मल भागदौड़ उनके हाथ में थमा दें। वो मल्होत्रा उस वक्त मेरे सामने होता तो मैं उसके दांत तोड़ देता। ये सब कुछ उसी के कहने पर हुआ था। वो हमारी मज़ाहमत को ख़त्म कर देने के दर पे था। इससे तो बेहतर था कि वो हमें वहीं हवालात में रखते। इकट्ठे हम उसकी हर सज़ा बखुशी सह जाते, उफ तक न करते। अदालत में पेश करके वो हमें तवील मुद्दत की सज़ाएं दिलवा देते तो भी हम मज़ाहमत ना करते। मगर अब वो हमें जिस पेच में हमारी गर्दनें फंसा रहे थे वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आबी अलग किसी मुसीबत में फंसा होगा और मैं अलग अपनी जगह पर लहू रो रहा था। ये बात उनके मंसूबे का हिस्सा ही थी जब भी वो सब कुछ हो रहा था। मल्होत्रा वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह पुलिस आदम की। उन्होंने दरवाज़ा जब दोबारा खोला तो 6 मुसल्लह सिपाही दंदनाते हुए अंदर आ गए। उनके साथ जो अफसर था उसे भी मैंने पहली बार देखा था। बलवंत ने उंगली के इशारे से उन्हें मेरे बारे में बताते हुए कहा, जनाब, यह है वो पाटे खान जिसका नाम गुलाम जिलानी है। पुलिस अफसर ने, जो ओहदे के एतबार से इंस्पेक्टर नजर आता था, 3 सिपाहियों को बंदूकें तान लेने का हुक्म दिया और फिर 3 सिपाहियों को इशारा करके बोला, अरेस्ट दिस रास्कल, हथकड़ी लगा लो उसे। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिए। इसके सिवा मैं और कर भी कह सकता था। फिर उन्होंने मुझे उस बंगले से निकालकर पोर्च में खड़ी बंद जीप में बैठा दिया। यूं कि मुसल्लह सिपाहियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था और वो इस कदर मोहतात नजर आते थे जैसे वो बारूद के ढेर के सामने बैठे हों। रास्ते में वो कहीं नहीं ठहरे। जब जीप का पिछला दरवाज़ा खुला तो मुझे मालूम हुआ कि हम किसी जेल की ड्योढ़ी के अंदर खड़े हैं। सिपाहियों ने मुझे घसीट कर जीप में से उतारा और जेल के सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया। वो भी कोई सिख ही था और मेरा ख्याल है उसे मेरे बारे में वो लोग पहले से सब कुछ बता चुके थे। उसने सर से पांव तक मेरा यूं जायज़ा लिया जैसे वो झटके के लिए कोई जानवर खरीद रहा हो। फिर वो अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, ठीक है इंस्पेक्टर मनोहर, गुड रिसीव्ड। मुख्तलिफ मराहल से गुजारकर उन्होंने मुझे उसी हालत में ले जाकर जेल की तंगो तारीख कोठरी में डालकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यूं कि मैं समझा कि वो मुझे दफन कर गए हैं, मुझ पर मिट्टी डाल गए हैं और अब वो मेरी कब्र की पायती पर खड़े मेरे लिए दुआए मगफिरत मांग रहे होंगे। वो वापस गए तो उस कोठरी की दिल की तन्हाई मुझसे लिपट गई। रोशनी वहाँ धब्बे की सूरत में अकबी रोशनदान में से अंदर आ रही थी। मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं था। वो जो सिगरेट और लाइटर थे वो भी उन्होंने जाम तलाशी के दौरान मुझसे छीन लिए थे। उस रोज़ उस तन्हाई और कब्र जैसे जागुसल सन्नाटे ने मेरे सीने पर इतना बोझ डाल दिया और मैं कुछ इस हद तक टूट फूट गया कि अपने जानों में सर देकर बड़ी देर तक मैं फूट फूट कर रोता रहा। मैंने बड़ी गिरियाजारी की। पता नहीं किसके सामने मैं किस लिए रो रहा था। मुझे ये दिन भी देखना था। वो काल कोठरी भी मेरे नसीब में थी जहाँ कोई चूहा भी 2 घड़ी दम लेने के लिए ठहरता नहीं होगा। शायद मेरा वही अंजाम अब करीब आन पहुंचा था। रह रहकर मुझे आसिया की तकदीर का अलमिया लहू रुलाता था। मैंने बहुत सोचा मगर मेरी समझ में न आया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर कबीर शाह से अपनी तहवील में लेकर किस मकसद के लिए लाहौर से निकल गया था। उसे क्या दिलचस्पी थी मेरी बहन के पोर पोर कटे माजी, हाल और मुस्तकबिल से? हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर उसे क्यों आसिया से इतनी हमदर्दी हो गई थी? ये ऐसे सवालात हैं जिनका कोई हल मुझे नज़र नहीं आता था। मेरे और उसके दरमियान तो वक्त और फासलों ने नई दीवारें चुन दी थी, एक के पीछे, और मेरा खुदा ही जानता है कि मैं कब अपने हिस्से की वज़ियतें सरहद के उस पार सहकर उस तक जा सकूंगा। 7 दिन गुजर गए। 7 बड़े ही अफसरदा व मुज़महल और अज़ियतनाक दिन मेरे वजूद में से आरे की तरह गुजर गए। मैं बहुत आदी था उन जेलों का और वहाँ के माहौल का। मैं बदतरीन हालात में भी ज़िंदगी से समझौता कर सकता हूँ। ऐसी सूरत हाल में मेरे अंदर कोई ऐसा जहर पैदा हो जाता है, नफ़रत का, इंतकाम का, गुस्से का और गर्दोपेश की हर शय को तहस नहस कर देने का जज्बा मेरे दिल में कुछ इतनी शिद्दत से उभरता है कि मैं उसके सहारे हर अजियत खुशी खुशी सह जाता हूँ। और यही वो क़ुव्वत थी जिसकी बदौलत उस कालकोठरी के सारे रंजो हम मैंने बड़े सब्र सुकून से झेल लिए और 7 दिन मेरे वजूद को चीरते हुए, मेरे हौसले को मजबूत करते हुए गुजर गए। 8वें दिन सुबह ही सुबह कोई 8 बजे के करीब कोठरी का दरवाज़ा खुला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने बलबीर सिंह खड़ा था, कभी का बिलाल आगा, जिसके साथ मैंने नौलखा थाने में बहुत अच्छे दिन गुजारे थे।